हेलो। हेलो सर। सर आपका म्यूट है। अच्छा सॉरी। ठीक है चलो, अब ऑडिबल आप लोगों को सबको? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, थैंक्स रिमाइंड करवाने के लिए। चलो ठीक है, तो ध्यान देना। आज के क्लास का जो टॉपिक रहेगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इस टॉपिक का मतलब क्या होता है ना, कि जब भी किसी सिस्टम का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो उसके एनोड और कैथोड पे क्या चीज रिलीज होने वाला है, ये पता कैसे करेंगे हम लोग। ठीक, ध्यान है ना। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, एक एनोड और कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड का बात करते हैं, मान लो इसको कैथोड बोल दे रहे हैं हम और इसको एनोड बोल दे रहे हैं। तो कैथोड का साइन क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का? इस सेल का टाइप क्या है? इस सेल का टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो रिएक्शन होता है, इसका रिएक्शन होता है आर से पी। यहाँ का रिएक्शन क्या होता है, ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी क्या होता है इसके लिए? पॉजिटिव। रिएक्शन खुद से नहीं ऑकर करता है, इसको ऑकर करवाने के लिए हमको बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो रिएक्शन ऑकर करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें कैथोड का साइन होता है नेगेटिव और एनोड का साइन होता है पॉजिटिव। किस सेल का बात करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। होता क्या है कि आपके सिस्टम के अंदर जो पॉजिटिव आयन होगा ना, सिस्टम में मान लेते हैं कि सॉल्ट है, सॉल्ट का कुछ पॉजिटिव पार्ट है, कुछ नेगेटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अट्रैक्ट होगा? तो नेगेटिव पार्ट चला जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव यानी एनोड के पास, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ चला जाएगा? टुवर्ड्स नेगेटिव यानी कैथोड के पास। और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन होता है। और एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है बच्चे लोग? एनोड पे प्रोसेस होता है आपका ऑक्सीडेशन। क्या होता है एनोड पे? क्या होता है बच्चे लोग? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ध्यान देना। तो सबसे पहले बात करते हैं कैथोड पे। ठीक है, तो कैथोड पे प्रोसेस होने वाला आपका रिडक्शन, ध्यान दोगे। तो अगर हम बात करें कैथोड का, तो ध्यान देना, कैथोड के पास कौन सा आयन अट्रैक्ट होगा? तो कैथोड का साइन चूंकि क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसके पास अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव आयन, अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव आयन। तो मान लेते हैं कि आपका सॉल्ट यानी आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, आपका जो सॉल्ट है यानी जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मोल्टन फेज में होगा, मोल्टन फेज। ठीक है, तो आपके पास मोल्टन फेज में आयंस है। मोल्टन फेज देखो, जब भी किसी का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उस सिस्टम को या तो मोल्टन करना पड़ेगा या तो एक्वस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस करने के लिए आपका सिस्टम कंडक्टर होना चाहिए, सिस्टम कंडक्टिंग होना चाहिए, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस कर पाए। तो क्रॉस करने के लिए या तो इलेक्ट्रोलाइट को मोल्टन होना पड़ेगा तो एक्वस होना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आयंस का मूवमेंट फ्री हो पाए, ध्यान देना। तो अगर आपका सिस्टम मोल्टेन आयन में है तो मोल्टेन आयन में जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो कहाँ आएगा? कैथोड के पास होगा। और इलेक्ट्रॉन को गेन करके यानी रिड्यूस होके एम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एम बन जाएगा। ठीक है, ये मोल्टेन का केस ले रहे हैं। मोल्टेन में अगर सिंगल आयन प्रेजेंट है उस केस में ऐसा होगा, मोल्टेन के केस में अगर सिंगल आयन प्रेजेंट होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसी केस में अगर कुछ ऐसा होगा, अच्छा उस केस को अगर रिपीट करते हैं, रुक जाए, ध्यान दें। केस टू में बोल रहे हैं कि आपका जो आयन है उसका एक्वस फॉर्म है। एक्वस फॉर्म में होता क्या है ना, एक्वस फॉर्म में दो आयन होता है, तो एम प्लस तो होगा, साथ में होगा एच प्लस होगा, एम प्लस के साथ साथ क्या होगा? एच प्लस होगा। अब ध्यान देना, अब इसमें क्या निकलेगा कैथोड पे? इसमें इसको आप सोच सकते हो केस बाय केस। अगर मान लेते हैं कि आपका जो एम का रिएक्टिविटी है, यानी एम जो भी है उसका रिएक्टिविटी अगर हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, जैसे एग्जांपल मान लो जिंक है, आयरन है, अल्युमिनियम है, इन सब मेटल का रिएक्टिविटी क्या होता है? इन सब का रिएक्टिविटी आपके हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। तो अगर आपका जो आयन है यानी जो मेटल है उसका रिएक्टिविटी अगर हाइड्रोजन से ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा कि M प्लस और H प्लस में
दोनों आयन आ गया कैथोड के पास, दोनों का रिड्यूस होगा तो M प्लस से बनेगा आपका M प्लस से बनेगा आपका M, और आपका जो H प्लस है, H प्लस रिड्यूस होकर बनाता है H2 गैस। कैसे बनाता है H2 गैस? तो H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा प्लस तो बनेगा H डॉट, यानी H पर रेडिकल, और ऐसा एक और रेडिकल बन जाएगा तो दोनों रेडिकल कंबाइन करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। तो इस तरीके से आपका H प्लस से रिड्यूस होकर क्या बनता है? H2 गैस बनता है। ध्यान देना। तो अगर आपका मोल्टन, अगर आपका एक्वस फेज हो, अगर आपका एक्वस फेज हो और जो मेटल है उसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो, अगर मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, M प्लस से M नहीं बनेगा। जो कम रिएक्टिव होता है वही रिड्यूस होता है, जो कम रिएक्टिव होगा वही रिड्यूस होता है, ठीक। और अगर, तो एग्जांपल देख ले, अगर मान लेते हैं तेरे पास जिंक प्लस 2 आयन है और H प्लस आयन है, तो उसमें उसमें क्या होगा? जिंक प्लस 2 से जिंक नहीं बनेगा, इंस्टेड ऑफ जिंक क्या बनेगा? H प्लस से H2 बन जाएगा, H प्लस से H2 निकल जाएगा, ठीक। सिमिलरली बात करते हैं केस 2 यानी केस बी, कि अगर आपका मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होगा, अगर आपका मेटल का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होगा, उस केस में क्या होगा? मेटल डिपोजिट करेगा। क्या होगा? मेटल डिपोजिट करेगा। कहाँ पे करेगा? कैथोड पे। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में लेते हैं कॉपर, कॉपर प्लस 2 है और हाइड्रोजन प्लस है, इस केस में आपका हाइड्रोजन से H2 गैस नहीं बनेगा, क्या बनेगा? कॉपर प्लस 2 से कॉपर बनेगा, ठीक है। तो इसमें यानी एक्वस फेज में डिपेंड करेगा कि आपका जो मेटल आयन है उसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिस्टम में यानी कैथोड पे जो रिलीज होगा उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ इशू है बच्चों लोग? यहाँ तक में हेलो? नो सर। नहीं, नो सर। नो सर। एक कैथोड का फंडा समझ में आ गया आप लोग को? तो कैथोड पैसा कम होने वाला है, ठीक। चलो, यस और ध्यान है ना। और कैथोड का हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आपके नोट्स में टेबल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब टेबल एक अरेंजमेंट आपके पास दिया हुआ है। यहाँ था ना, हाँ, तो ध्यान दोगे तो इसमें क्या बोला गया? एनोड पे ऑक्सीडेशन हो, सॉरी, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे रिड्यूस कौन होगा? जो कम रिएक्टिव होगा, यानी अब जो कम रिएक्टिव होगा यानी जो रिड्यूस होना चाहता है, तो उसका आरपी क्या होना चाहिए? उसका आरपी हाई होना चाहिए, उसका आरपी हाई होना चाहिए, उसका ओपी लो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कौन रिड्यूस होगा उसको उसके आरपी से आप बता पाओगे। जिसका आरपी हाई होगा रिड्यूस होना चाहेगा, या जिसका ओपी कम होगा वो रिड्यूस होना चाहेगा। तो जो रिडक्शन प्रोसेस है वो प्रोपोर्शनल टू होगा आरपी वैल्यू, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ओपी वैल्यू, ठीक है। इसमें एक डिपोजिशन का ऑर्डर होता है, डिपोजिशन का ऑर्डर होता है, ध्यान देना। डिपोजिशन का आपका ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे एक ऑर्डर दिया हो कि कैसे कैथोड पे डिपोजिट करने वाला है, तो ध्यान देना। यहाँ पे एक ऑर्डर दिया जिसको आपको ध्यान सेट रखना है, और इसमें सेट करने की जरूरत नहीं है। ये ऑर्डर रिएक्टिविटी के बेसिस पे है। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही कम क्या होगा? उतना ही कम वो डिपोजिट करने का टेंडेंसी होगा। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका डिपोजिशन टेंडेंसी क्या होगा? सबसे लिस्ट होगा। तो वहाँ पे सोसाइटी किसको रखा गया है? तो रखा गया Ag को, ठीक है। Ag Hg कॉपर H प्लस से क्या बनेगा? H2 बनेगा, H प्लस से H2 गैस बनेगा। बाकी सबसे क्या बनेगा? तो बाकी सबसे मेटल बनेगा। बाकी सबसे कैथोड पे मेटल डिपोजिट करता है। तो आयरन, जिंक, Mn, अल्युमिनियम, Mg, सोडियम प्लस होगा, यहाँ पे प्लस 2 नहीं होगा, प्लस होगा। जैसे प्लस 2 बैरियम प्लस 2 K प्लस Li प्लस। तो इसके ऑर्डर में आपका चीज डिपोजिशन करेगा इस ऑर्डर में। अगर बोल लेते हैं इसमें, अगर बोल लेते हैं कि आपके पास 2 आयन है, एक Mg प्लस 2 आयन है और एक है K प्लस आयन है। अब बोलेंगे इन दोनों में कौन डिपोजिट करेगा? अब देखोगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। आपको पता है कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा डिपोजिट नहीं करेगा, वो डिपोजिट नहीं करेगा। तो इसमें Mg प्लस 2 से Mg बनेगा, यानी Mg डिपोजिट करेगा आपके कैथोड पे, Mg डिपोजिट करेगा आपके कैथोड पे, ठीक है।
ये आपके डिसीजन लेने का आप सोच सकते हो। ये हो गया आपका सारा, ये सारा इन्फॉर्मेशन हो किसके लिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन हो गया आपका कैथोड के बारे में। अगला पॉइंट बात करते हैं हम लोग एनोड का। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एनोड का। एनोड प्रोसेस क्या होता है चलो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ध्यान दो, आपका कुछ प्रोसेस का वैल्यू जहां लिखा हुआ है, ध्यान दो यहाँ पे आपके नोट्स में कुछ ऑक्सीडेशन प्रोसेस का वैल्यू लिखा हुआ है, कुछ सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, कुछ आपका रिडक्शन प्रोसेस का वैल्यू लिखा हुआ है। तो वैल्यूज क्या क्या देखो यहाँ पे ध्यान से। अगर मान लें अगर आपका क्लोरीन है, Cl2 है, क्लोरीन है, क्लोरीन अगर जाएगा Cl- में तो रिड्यूस हो रहा है। उसका जो रिड्यूस होने का क्या होता है, आरपी होता है। रिड्यूस जब होता है तो क्या निकलता है, आरपी निकलता है ना। तो इसका आरपी वालों को दिया हुआ है कि क्लोरीन से Cl2 बनने का आरपी दिया हुआ 1.34। OH- से O2 से OH- जाने का क्या दिया हुआ है आपका, O2 से OH- जाने का आरपी कितना दिया हुआ है 1.23। Br2 से Br- जाने का क्या दिया हुआ 1.22 और I2 से I- जाने का दिया हुआ वैल्यू दिया हुआ 1.10। ठीक, ये आपका आरपी दिया हुआ क्वेश्चन में। अगर हम उल्टा करना चाहते हैं, हम ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब है हम प्रोसेस ऐसा करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि Cl- से Cl2 बन जाए, Cl2 बन जाए। हम उल्टा कर रहे हैं, इस ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो इसके लिए हम ओपी निकालेंगे। ओपी क्या होगा, आरपी का जस्ट माइनस, जो आरपी वैल्यू से जस्ट उसका माइनस कर दो। इसका ओपी क्या हो जाएगा 1 यानी इस प्रोसेस का जो, इस प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, इस प्रोसेस का जो ईएफ होगा, इस प्रोसेस का जो पोटेंशियल होगा नेगेटिव होगा। नेगेटिव कितना होगा, तो जस्ट जो आरपी वैल्यू का नेगेटिव कर दो, तो आरपी क्या था 1.34, तो ओपी क्या हो जाएगा उस प्रोसेस का -1.34। अब नेगेटिव वैल्यू बोलने का मतलब क्या है कि प्रोसेस होगा, नहीं प्रोसेस नहीं होगा, खुद से कभी नहीं होगा, खुद से कभी नहीं होगा। तो अगर आप इस प्रोसेस को करना चाहते हो तो आपको किसी न किसी एजेंट का आपको हेल्प चाहिए होगा। विदाउट एनी हेल्प आप ये प्रोसेस नहीं कर पाओगे, प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो हेल्प कहाँ से मिलेगा, तो आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी बाहर से आपको कोई सप्लाई करेगा, बैटरी आपको एनर्जी देगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है, बिजली सप्लाई करता है। बिजली कौन सप्लाई करता है, बैटरी करता है, बैटरी करता ही है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का बिजली कहाँ से मिलेगा, बैटरी से मिलेगा। तो बैटरी के हेल्प से, यानी कोई ना कोई आपके लिए करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसके हेल्प से आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, अपने आप इलेक्ट्रोलाइसिस कभी नहीं होता है। तो ऑक्सीडेशन, इन सब का ऑक्सीडेशन प्रोसेस का जो वैल्यूज है, जैसे OH से अगर O2 जाएंगे, OH- से O2 बनेगा, तो उसका उसका ओपी का वैल्यू कितना होगा -1.23। और बोलेंगे Br- से Br2 बनाना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1.220। और I- के लिए कितना दिया हुआ है 1.1। ठीक है, माइनस में, सॉरी यहाँ पे I- क्या होगा माइनस में 1.1, नेगेटिव में 1.1। तो ये वैल्यूज यहाँ पे, ये वैल्यूज यहाँ पे सारा दिया हुआ आपको। अब इस लॉजिक से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है ना कि किसको ऑक्सीडाइज करना सबसे आसान है। तो जिसके लिए रिक्वायरमेंट कम है, तो देखो यहाँ पे आयोडीन को ऑक्सीडाइज करना बहुत आसान है, क्यों मतलब इन चारों के रिस्पेक्ट में सबसे इजीली ऑक्सीडेशन कौन करेगा, आयोडीन करेगा, क्योंकि आयोडीन का जो ओपी वैल्यू -1.1 है। तो आप इस प्रोसेस को अगर करना चाहते हो, तो मान ले कि तुमको अगर कुछ उठाना है, उसके लिए फोर्स नीडेड है 10 न्यूटन, तो आपको 10 न्यूटन बाहर से मिल जाएगा, तो आप उसी को उठा लोगे। तो सिमिलरली अगर बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर -1.10 अगर किसी प्रोसेस का ओपी है, तो उसको करने के लिए कम से कम कितना देना चाहिए हमको बाहर से, तो बाहर का बैटरी का वोल्टेज कितना डिमांड करेगा 1.1 वोल्ट। सिंपली क्या है ना, जितना नीड है, जितना नेगेटिव है उतना मतलब नीड है, वो आपको बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। तो बाहर से सप्लाई इस केस में कितना करना पड़ेगा, आयोडीन वाले केस में 1.1 वोल्ट कम से कम सप्लाई करना पड़ेगा। 1.1 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करो तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन 1.1 वोल्ट से अगर कम सप्लाई कर दोगे तो रिएक्शन होगा नहीं, तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा नहीं। सिमिलरली अगर बात करते हैं Br- से Br2, तो Br- से Br2 करने के लिए कम से कम बैटरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए था 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। सिमिलरली OH- से O2 के लिए कितना चाहिए था 1.23 वोल्ट, और Cl- के लिए कितना चाहिए 1.34 वोल्ट। तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब इतना तो वोल्टेज कम से कम चाहिए बाहर से। इसे ज्यादा दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे अगर कम दे दोगे तो आपका रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा, आपका रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को दिख रहा है कि सबसे कम वोल्टेज का डिमांड कौन कर रहा है, सबसे कम वोल्टेज का डिमांड कर रहा है I- से I2, फिर Br- से Br2, फिर क्या O से O2, और फिर क्या Cl से Cl2। ऐसा ऑर्डर होना चाहिए था, ऐसा ऑर्डर
होना चाहिए था। तो यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, इसको ध्यान देना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? चलो नो सर। ध्यान देना। नो सर। अगर इसको देखें हम तो नीचे में तो लिखा हुआ है इसका ऑक्सीडेशन ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था। द ऑक्सीडेशन द ऑर्डर शुड बी, तो पहले किसका ऑक्सीडेशन इजीली होना चाहिए था? तो सबसे पहले होना चाहिए था किसका? चलो तो सबसे पहले होना चाहिए था आई का, फिर Br का, आई का फिर Br का। तो पहले आई का है, फिर क्या है Br का, फिर OH का, फिर Cl- का। बट इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो ट्विस्ट क्या है कि जो OH- से जो O2 बन रहा था ना, उसके लिए थोड़ा सा हमको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। उसके लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी का डिमांड होता है, ठीक है। तो मान ले कि OH से O2 का जो प्रोसेस है, OH- से जो O2 का प्रोसेस है, इस प्रोसेस का एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है। मतलब उसमें एक एनर्जी का बैरियर आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये एनर्जी का हम बैरियर बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि यहाँ से आपको तो यहाँ जाना है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाना है, तो आपको लग रहा है कि तो आपका एनर्जी का गैप इतना ही है। या फिर ऐसा सोचो ना, अगर इसको ऐसा सोचते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, मान लेते इसको ऐसे सोचना है कि यहाँ से इसको ऐसे जाना है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे अगर OH है और यहाँ पे और O2 है, तो मतलब यहाँ पे इन दोनों का एनर्जी गैप इतना ही छोटा सा है। यानी आपको लग रहा है कि इतना एनर्जी देने से मेरा काम हो जाएगा। यानी आप यहाँ ये जो एनर्जी का गैप है, एनर्जी का जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, जिसको मैं ब्लू कलर से बनाने वाला हूँ, ये एनर्जी का गैप है। इतना गैप अगर मिल जाएगा तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें एक रास्ता इसमें डायरेक्ट नहीं जा रहा है, इसमें एक पाथ फॉलो कर रहा है, एक पाथ फॉलो कर, उस पाथ से जाने वाला है। तो इस पाथ का जो पीक है ऊपर में है, यहाँ और यहाँ पे एक, जब तक इतना एनर्जी इसको नहीं मिलेगा ना, तब तक इस पीक को क्रॉस नहीं कर पाओगे। तो कम से कम अगर OH को O2 जाना है तो इस पीक को क्रॉस करना पड़ेगा, और इस पीक का नाम बोला गया है एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोला गया है? एक्टिवेशन एनर्जी। इस पीक के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा देखा गया है कि OH से जो O2 का है, OH से जो O2 है उसका एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा लार्ज होता है एज कम्पेयर टू Cl- तो ऑल्दो Cl- को वोल्टेज कम चाहिए। कितना वोल्टेज बाहर चाहिए? इस प्रोसेस का ओपी था -1.3 वोल्ट। इसको होने के लिए कम से कम बैटरी कितना चाहिए? 1.3 वोल्ट का। और OH O2 का आपका वैल्यू क्या है? -1.23 है, -1.23 है। तो आपका बाहर से बैटरी कितना का चाहिए था? कम से कम 1.23 वोल्ट। लेकिन साथ साथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना है। बैरियर को क्रॉस करने के लिए एक एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए होता है, जो भी तुमको बाहर से प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस वोल्टेज एक्स्ट्रा को हम एक्स बोल दे रहे हैं कि तो 1.23 वोल्ट का बैटरी आपको चाहिए, प्लस एक्स्ट्रा इस बैरियर को क्रॉस, यहाँ जो बैरियर बना हुआ है इसको क्रॉस करने के लिए हमको एक्स्ट्रा एक वोल्टेज चाहिए। उस वोल्टेज को हम एक्स बोल दे रहे हैं। दोनों का जो सम होता है, 1.3 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, 1.3 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है, ठीक। इस पूरे डिस्कस का मतलब है कि आपका जो ऑर्डर में जो OHCl से पहले आ रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। तो पहले I से I2 बनेगा, फिर Br से Br2 बनेगा, और फिर OH से O2 के बदले क्या बनेगा? Cl से Cl2 बनेगा। उसके बाद आप OH से O2 को ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बचा? ये लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोक्साइड है OH है, OH से O2 बनने का वोल्टेज यहाँ लिखा हुआ था ना, -1.23, ठीक है। इस प्रोसेस को अगर करवाना है तो उतना ही हमको देना पड़ेगा प्लस में। तो OH से O2 बनने के लिए का एक्चुअल वोल्टेज जो होगा वो -1.23 है, मतलब वो नहीं होना चाहता है। तो उस प्रोसेस को करना चाहते हो तो बाहर से जो वोल्टेज आप सप्लाई करोगे, उस वोल्टेज का, यानी उस सोर्स का वोल्टेज कम से कम कितना वोल्ट होना चाहिए? 1.23 वोल्ट होना चाहिए। सिमिलरली
Cl से Cl2 बनना फिजिबल नहीं है। इसका अब खुद का वैल्यू क्या है? खुद का वैल्यू -1.3 वोल्ट है। इस प्रोसेस को करना चाहते हो तो इतना वोल्टेज देना पड़ेगा। कितना वोल्ट देना पड़ेगा? 1.34 वोल्टेज आपको देना पड़ेगा। अब होता क्या है कि जो 1.23 वोल्ट है ना, यहाँ जो ऑक्सीजन दे रहे हो, वो इस गैप के लिए करस्पॉन्ड करता है, इस गैप को करस्पॉन्ड करता है। ये इस गैप के लिए करस्पॉन्डिंग है। लेकिन इस गैप, आपका अल्टीमेट गैप तो इतना ही है, लेकिन क्या है कि जब OSO2 बनेगा तो बीच में एक एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर, एक हाइट को क्रॉस करना पड़ेगा। यानी यहाँ से यहाँ क्रॉस करें तभी तो यहाँ से बनेगा। ये जो हाइट है ना, एनर्जी का जो हाइट है, उस हाइट को बोला गया एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस एक्टिवेशन एनर्जी को लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, तो 1.23 वोल्ट तो आपको दिख रहा है आपको, सॉरी क्वेश्चन में या मैं समझाया हूँ, उसमें प्लस एक नया वोल्टेज x ऐड होगा, जिसको हम ऐड इसलिए करें ताकि इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर पाए। और दोनों का जो सम होता है 1.23 वोल्ट इन x का जो सम होगा 1.3 वोल्ट से ज्यादा हो जाता है। इसका मतलब OH से O2 बनाना से आसान होगा Cl से Cl2 बनाना। OH से O2 बनाना से आसान होगा Cl से Cl2 बनाना, क्योंकि OH से O2 बनाने में आपको एक हाई एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को आपका जो एनसीईआरटी क्या लिखा मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो ये टर्म आपके एनसीईआरटी में है, ध्यान देना। जो वहां पे यहाँ क्या दिया हुआ है कि द रिएक्शन एट एनोड विथ लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रिफर्ड। जब भी एनसीईआरटी किसी बुक में E0 लिखा रहता है ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट किससे बोलता है? तो बाय डिफॉल्ट E0 जो होता है वो किसका होता है? आरपी का होता है। किसका होता है? आरपी का होता है। ठीक है, क्या होता है? आरपी का होता है। तो बोला कि द रिएक्शन एट एनोड विथ लोअर वैल्यू ऑफ E0 इज प्रिफर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब अब इसमें जो आरपी का बात कर रहा था, देखो यहाँ पे जैसे हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना, OH से O2 का आरपी, देखो ये तो प्रोसेस ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट आरपी दिया हुआ, तो आरपी का मतलब क्या है? -1.23 था इसका आरपी। ठीक है, सिमिलरली सॉरी इसका आरपी कितना था? OH से O2 ना, अच्छा लोएस्ट वैल्यू ऑफ E0, अच्छा सॉरी यहाँ पर आरपी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ओपी दिया हुआ है। ओपी दिया हुआ है। ओपी मतलब आपका जो सेल, आपका इसका तो वैल्यू था माइनस में, और जो सेल था, जो बाहर से रिक्वायर्ड सेल होगा, उसका वैल्यू क्या? 1.23 वोल्ट होगा। तो रिक्वायरमेंट जो है सेल का है वो आपका लो है, और Cl से Cl2 के लिए कितना था? 1.3 वोल्ट था। तो यहाँ पे बोला हुआ है reaction anode with a lower value of E0 is preferred, and therefore water should get oxidized in preference to Cl minus। वाटर का मतलब OH माइनस, तो OH माइनस और वाटर सेम चीज सोच सकते हो। OH से O2 बनना या वाटर से O2 बनना बात बराबर सोच सकते हो अभी आप। ठीक है, तो ध्यान ना, यहाँ पे एक नीचे का टर्म लिखा हुआ है। नीचे टर्म क्या टर्म लिखा हुआ है? However, यही भी लिखा हुआ however, on account of over potential of oxygen, the reaction 3.36, यानी इस रिएक्शन का बात कर रहा है, यानी Cl minus Cl2 is preferred, thus the net reaction may be summarized as। ठीक है, तो मतलब OH माइनस से O2 बनाना आसान था, लेकिन इसके लिए चूंकि ओवर पोटेंशियल चाहिए, इसके पहले आपका Cl माइनस से Cl2 रिलीज हो जाएगा। ये आपको दिमाग से रखना है। अब ध्यान देना, तो एनोड पे बात करना समझा दिए, OH से O2 उसका वोल्टेज बात हो गया, Cl से Cl2 समझा दिया आप लोग को। अब ध्यान देना, जो कौन सा गैस निकलेगा वो कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। कौन सा गैस रिलीज होगा या कौन सा चीज निकलेगा आपके एनोड कैथोड पे, वो सब कॉन्सेंट्रेशन या सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे
Cl से जो Cl2 है उसके लिए आपका नॉर्थ इक्वेशन सेटअप किया गया है, उसके लिए आपका नॉर्थ इक्वेशन सेटअप किया गया है। तो Cl से जो Cl2 है ना, Cl यहाँ देखो Cl2 से Cl माइनस, Cl2 से Cl माइनस का नॉर्थ इक्वेशन सेटअप हो रहा है। तो आपका जो E होगा, E ऑफ सेल क्या होगा, E नॉट माइनस 0.059 बाय n log। अब इसका Q क्या होगा, इसका Q क्या होगा भाई, तो इसका Q क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस और डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ Cl2, प्रेशर ऑफ Cl2 क्योंकि Cl2 क्या था, गैस था। अब इस Q को पुट किया गया है लॉग के अंदर, और अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो प्रेशर है वो 1 atm है, मान लेते हैं 1 बार या 1 atm है, इफ प्रेशर ऑफ Cl2 इज 1 बार या फिर 1 atm, उस केस में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका जो E नोट है 1.34 है। इस आरपी का E नोट कितना है, इस आरपी का E नोट दिया हुआ था 1.34 वोल्ट माइनस 0.059 बाई n log Cl माइनस। ध्यान देंगे अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन, इसमें केसेस लिया गया है, केसेस क्या लिया चलो, कि अगर आपका Cl का कॉन्सेंट्रेशन, आपके Cl का कॉन्सेंट्रेशन 1 से बड़ा हो जाए, 1 से बड़ा हो जाए, उस केस में आपका लॉग पॉजिटिव आएगा, लॉग का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड जो EF है, रिक्वायर्ड EF है, यानी जो आपका आरपी का वैल्यू होगा उसके लिए क्या होगा, 1.34 वोल्ट से कुछ कम हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो Cl माइनस सिस्टम का है अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपका जो आरपी जो है, यानी जो Cl2 से Cl माइनस का जो आरपी का वैल्यू दिख रहा है आपको, ये जो वैल्यू होगा ये 1.34 वोल्ट माइनस समथिंग x, कुछ x माइनस करना पड़ेगा। यानी आपका जो रिक्वायरमेंट, यानी जो आपका आरपी निकल के आ रहा है, आपका आरपी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, Cl2 से Cl माइनस का आरपी डिक्रीज कर जाएगा। इसका ओपी भी क्या है, इसका ओपी भी अगर मान लेते हैं इसका वैल्यू हो गया आप 1.2 मान लेते हैं, तो अगर तुम Cl माइनस से Cl2 बनाना चाहता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1.2। -1.2 का मतलब क्या है, प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, प्रोसेस इज इनफिजिबल। तो अगर हमको बाहर से बैटरी देना पड़ेगा तो कितने वोल्टेज का देंगे, तो हम देंगे कितने वोल्टेज का, 1.2 वोल्ट का देंगे। तो कहीं इससे पहले 1.34 वोल्ट का बैटरी चाहिए था ऑक्सीडेशन करने के लिए, और कंसंट्रेशन अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो मेरा बैटरी का वोल्टेज कितना से भी कम चल जाएगा, 1 से भी चल जाएगा, 1.2 से भी चल जाएगा, कुछ से भी चल सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट है वोल्टेज पर डिपेंड करता है, किस पे, आपका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है एंड सिचुएशन पे डिपेंड करेगा किस सिचुएशन में आपका सेटअप रखा हुआ है, आपका सेटअप रखा हुआ है। ठीक है, और अगर मान लेते कि अगर Cl का कॉन्सेंट्रेशन डायल्यूट होता यानी 1 से छोटा होता तो उस केस में लॉग क्या होगा, लॉग नेगेटिव होगा। तो उस केस में जो रिक्वायर्ड EF है उसका जो वैल्यू होगा आरपी का, वो आरपी का वैल्यू क्या होगा, 1.34 वोल्ट प्लस समथिंग x एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसका मतलब तुम अगर प्रोसेस को रिवर्स करना चाहो, प्रोसेस रिवर्स करने का मतलब क्या है, Cl माइनस से Cl2 बनाना, तो उसके लिए आपको जो वैल्यू होगा उसका वैल्यू कुछ हो जाएगा -1.45 हो जाएगा, मान लेते हैं केस। तो आपको तो Cl माइनस से Cl2 का वैल्यू इतना है, तो इस नेगेटिव पोटेंशियल को तुमको करना है तो बाहर से कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, तो बाहर से वोल्टेज देना पड़ेगा 1.45 वोल्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन अगर डायल्यूट हो जाएगा तो भी आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको इलेक्ट्रोलाइसिस को वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन 1 से बड़ा होगा तो आपको वोल्टेज घटाने से भी काम चल जाएगा, वोल्टेज घटाने से भी आपका काम चल जाएगा। यानी अल्टीमेटली आपका सिचुएशन क्या रहेगा, सबसे पहले आपको कैथोड एनोड पे कुछ निकालना है, तो आप I माइनस निकालोगे I2, क्या निकालोगे, I2 निकाल देना, I माइनस I2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा बच्चों लोग, Br माइनस से क्या बनेगा, Br2 बनेगा। और बात करते हैं Cl और O का, तो ध्यान देना Cl और O में डिपेंड करता है कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा 1 से बड़ा है, काफी हाई है, उस केस में आपका OH माइनस से O2 निकलेगा, और सबसे, ठीक है, सॉरी, OH माइनस से O2 आना चाहिए था, बट अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा ना, उस केस में OH माइनस से O2 बनने से बेटर क्या होता है, आपका Cl से Cl2 बन जाएगा, क्योंकि आपका डिमांड घट चुका बैटरी का, और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा OH से O2। अगर
अगर आपका कंसंट्रेशन 1 से ज्यादा होगा, यानी हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो NaCl का, यानी Cl माइनस का, उस केस में आपके सॉल्यूशन से बाहर O से O2 नहीं होगा, क्या होगा? Cl से Cl2 होगा। और अगर कंसंट्रेशन कम होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में आपका Cl से Cl2 नहीं होगा, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका OH माइनस से O2 होगा, OH माइनस से O2 होगा। यहाँ तक कोई डाउट हो? चलो आप लोग को No, sir. ठीक। No, sir. क्लियर। ना तो यहाँ का डिस्कशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे समझाया हुआ है कि Cl अगर डाइल्यूट होगा तो उसके इसमें Cl से Cl2 के बदले क्या निकालोगे? O2 निकाल देना। और अगर Cl कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसके इसमें आपका Cl से Cl2 निकलना आसान है, तो वो निकल जाएगा एज कम्पेयर टू OH से O2, एज कम्पेयर टू OH से O2। कब क्या सोचना समझा रहे आपको। अगर आपके पास सल्फेट आयन होगा और वाटर भी है, तो सल्फेट से SO4 माइनस आयन है, और वाटर से क्या है? वाटर से आपका OH माइनस आयन है, वाटर से आपका OH माइनस आयन आपके पास होगा। तो ध्यान रखना, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो सल्फेट का कुछ नहीं करना, आपको OH बना देना, OH से आपको O2 बना देना है। ठीक है, और सॉल्यूशन अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो OH से कुछ नहीं होगा, OH वहीं को ही रहेगा, और क्या होगा? आपका जो सल्फेट है, सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा H2OH माइनस में, सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा आपके H2OH माइनस में। ठीक है, यहाँ तक अब कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस को लोग ऑलमोस्ट खत्म कर लेंगे, मतलब इस टॉपिक को। फिर आपका एक टॉपिक लास्ट 2 टॉपिक बचेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, नेक्स्ट वीक में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, डाउट्स को जमा करते जाओ अपना। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी बैकअप क्लास होगा? बैकअप क्लास तो सारे का होते जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आने में। क्यों? नहीं सर, ऐसे सर आप एक्चुअली कल बोले थे कि बैकअप क्लासेस होगा, इसीलिए। किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नहीं होगा अभी नियर फ्यूचर में। ठीक है, चलो गुड नाइट। यस सर। हेलो। यस सर। सर आप रिकॉर्डिंग सब यूट्यूब में डाल सकते हैं? हाँ, मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, यस सर। बीच में यस सर, थैंक यू। एक क्लास में नहीं कर पाया था, बाकी का मैं डाल दूंगा। यस सर, यस। ठीक है, थैंक यू सर।